तो आज तारीख है 8 जनवरी 2026 और हमारे सामने खबरों का एक पूरा ढेर है। हाँ, और पहली नजर में सब बिखरा हुआ लगता है ना? बिल्कुल। एक तरफ वेनेजुएला में अमेरिकी सेना, दूसरी तरफ भारत बांग्लादेश के बीच क्रिकेट पर कुछ बवाल मचा हुआ है, और फिर लास वेगस से एआई की दुनिया में नए चमत्कार। सही बात है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन बिखरे हुए धागों को पकड़ें और देखें कि क्या इनसे कोई तस्वीर बनती भी है। और तस्वीर वाकई में बनती है। जब हम इन घटनाओं को अलग-अलग देखने के बजाय एक साथ देखते हैं तो हमें 3 बड़े ट्रेंड्स दिखाई देते हैं। अच्छा। हाँ, पहला, दुनिया में ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है। दूसरा, वैश्विक अर्थव्यवस्था, मतलब वो इस खींचतान के कारण दबाव में है। और तीसरा, टेक्नोलॉजी एक ऐसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है जो इन दोनों चीजों को हमेशा के लिए बदल सकती है। दिलचस्प बात यह है कि ये सब एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। तो चलिए पहली कड़ी से शुरू करते हैं। ये जो ताकत का खुलता निदर्शन है, खबरों में सबसे ऊपर है अमेरिका का वेनेजुएला में मिलिट्री एक्शन। हाँ। ट्रंप प्रशासन ने पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है और अब वो वेनेजुएला के तेल और शासन पर सीधे नियंत्रण की तैयारी में है। ये तो बहुत बड़ा कदम है। ये पिछले कई दशकों में पश्चिमी गोलार्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा और आप कह सकती हैं कि सबसे सीधा सैन्य हस्तक्षेप है। लेकिन इसे सिर्फ वेनेजुएला के तेल के नजरिए से देखना अधूरी कहानी होगी। अच्छा। हाँ, इसी के साथ हमें ग्रीनलैंड पर कब्जे की जो आक्रामक मांग है उसे भी जोड़कर देखना होगा। और उसका कारण क्या बताया जा रहा है? रूस और चीन की मौजूदगी। सही। तो ये दोनों घटनाएं मिलकर एक पैटर्न दिखाते हैं, एक मजबूत अमेरिका फर्स्ट विदेश नीति। मकसद साफ है, अमेरिकी गोलार्ध में अपना दबदबा फिर से पूरी तरह कायम करना। अच्छा, ये बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। एक तरफ अमेरिका ये सब कर रहा है और लगभग उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका, हाँ, वो नौसैनिक अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल। विल फॉर पीस 2026। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक सीधा जवाब है। और ये कोई मामूली अभ्यास नहीं है जहां सिर्फ खोज और बचाव का काम हो रहा हो। इसमें एडवांस ट्रेनिंग शामिल है। हाँ बिल्कुल। ये अमेरिका और उसके सहयोगियों को एक साफ संकेत है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, एक दूसरा शक्ति का केंद्र बन रहा है जो पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो एक तरफ अमेरिका अपने बैकयार्ड को सुरक्षित कर रहा है और दूसरी तरफ ये देश मिलकर दुनिया को बता रहे हैं कि उनके भी अपने हित हैं और अपनी ताकत है। और इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर एक और बड़ा खिलाड़ी है यूक्रेन रूस युद्ध। वो अभी भी जारी है। और खबर है कि रूस को करीब 12 लाख सैनिकों का भारी नुकसान हुआ है। उसके बावजूद वो कई मोर्चों पर दबाव बनाए हुए हैं। हाँ, और पेरिस में पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को पूरा समर्थन देने की बात फिर से दोहराई है। लेकिन इसमें भी एक पेंच है ना? यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। हाँ। जहाँ एक तरफ लड़ाई और टकराव चरम पर है, वहीं पर्दे के पीछे कूटनीति भी चल रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वो ट्रंप के साथ एक नई बैठक की मांग कर रहे हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि आज की दुनिया में जंग और शांति की कोशिशें एक साथ चलती हैं। सैन्य दबाव का इस्तेमाल कूटनीति के लिए एक बेहतर पोजीशन बनाने के लिए किया जा रहा है। समझ गया। ये तो हुई सैन्य ताकत और कूटनीति की बात। लेकिन असली जंग तो शायद अर्थव्यवस्था के मैदान पर लड़ी जा रही है, हमेशा की तरह। तो इन सभी मिलिट्री मूव्स का ग्लोबल मार्केट पर क्या असर हो रहा है? और शुरुआत करते हैं ट्रंप के सबसे बड़े हथियार से, टैरिफ। हाँ, और यहाँ के आंकड़े कहानी को और भी पेचीदा बना देते हैं। 2025 में इन टैरिफ से अमेरिकी सरकार के खजाने में 187 अरब डॉलर आए। 187 अरब डॉलर। ये तो एक रिकॉर्ड है। पिछले साल से लगभग 200% ज्यादा। हाँ, पहली नजर में ये एक बड़ी जीत लगती है। लेकिन क्या ये वाकई एक जीत है? क्योंकि एक तरफ सरकार कमा रही है, तो दूसरी तरफ खबर ये भी है कि IMF ने 2026 के लिए दुनिया की आर्थिक विकास दर का अनुमान घटा दिया है, 3.3% से 3.1%। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। ये जीत बहुत महंगी साबित हो रही है। कैसे? देखिए, ये 187 अरब डॉलर कहीं आसमान से तो आए नहीं। ये पैसा उन कंपनियों और आखिर में आम अमेरिकी ग्राहकों की जेब से निकला है, जिन्हें इंपोर्टेड सामान के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। अच्छा। गोल्डमैन सैक्स का एक अनुमान है कि इन्हीं टैरिफ की वजह से 2025 में अमेरिका में महंगाई 0.5% तक बढ़ गई। तो एक तरफ सरकार की कमाई, दूसरी तरफ जनता की जेब पर मार।
बिल्कुल। और इसी अनिश्चितता के माहौल में कोई भी देश या कंपनी बड़े निवेश करने से कतराती है, और इसीलिए आईएमएफ जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया की विकास दर का अनुमान घटा रही हैं। और इस पे एक कानूनी तलवार भी लटक रही है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है। हाँ, जिसका फैसला अगर आयातकों के पक्ष में आया तो सरकार को करीब 133 अरब डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी अनिश्चितता है। बहुत बड़ी। इसी बीच तेल की कीमतों को लेकर भी एक दिलचस्प बात सामने आई है। हाँ। वेनेजुएला में इतना सब कुछ होने के बावजूद हाँ। गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2026 में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें घटेंगी, लगभग 8% गिरकर $56 प्रति बैरल तक। ये कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि बाजार वेनेजुएला से ज्यादा अमेरिका और रूस के बढ़ते उत्पादन पर नजर रखे हुए हैं। ये दिखाता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कितनी जटिल है। जहां एक जगह का बड़ा संकट दूसरी जगह के घटनाक्रम से बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल। और इस पूरी खींचतान में चीन कहाँ खड़ा है? राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तो अपने नए साल के भाषण में अमेरिका से तनाव का कोई जिक्र ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था इस साल $20 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर जाएगी। ये चीन की रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। वो अमेरिका के साथ सीधे टकराव से बचते हुए अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, और इसका असर दिख भी रहा है। यूरोप, जो अमेरिका का पारंपरिक सहयोगी है, अब सस्ते चीनी सामानों पर और भी ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। तो एक तरफ अमेरिका टैरिफ युद्ध में उलझा है और चीन चुपचाप अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है। और यूरोप एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। ये वैश्विक व्यापार के समीकरणों का रीबैलेंसिंग है जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है। तो एक तरफ अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियां अपनी खींचतान में लगी हैं, ऐसे में भारत जैसी एक बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था इस माहौल में कैसे आगे बढ़ रही है? आंकड़े तो मतलब काफी चौंकाने वाले हैं। हाँ, जीडीपी विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़कर लगभग 7.5% यानी 7.4% है। ये तो बहुत मजबूत है, खासकर जब दुनिया की रफ्तार धीमी हो रही हो। और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। ये ग्रोथ सिर्फ हमारे जाने पहचाने सर्विस सेक्टर के भरोसे नहीं है, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग भी 7% की दर से रफ्तार पकड़ रहा है। अच्छा। पर जो सबसे बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है वो एक टेक्निकल आंकड़े में छिपा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा लग रहा है। नई सड़कें, नई फैक्ट्रियां, नई मशीनें। ओके। और ये आंकड़ा अब जीडीपी का लगभग 34% हो गया है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि निवेशक सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स नहीं देख रहे, बल्कि भारत के भविष्य पर एक लंबा दांव लगा रहे हैं। ये सिर्फ कागजी विकास नहीं है, जमीन पर काम हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन ये सब तब हो रहा है जब हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका हमारे एक्सपोर्ट्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रहा है। सही। तो क्या ये शानदार ग्रोथ स्टोरी थोड़ी नाजुक नहीं है? एक तरफ हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा सबसे बड़ा बाजारी दरवाजे बंद कर रहा है। ये विरोधाभास मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये बिल्कुल सही सवाल है, और यही आज के भारत की कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था की रिकवरी बहुत मजबूत है, और रिजर्व बैंक ने भी ब्याज दरें घटाकर इसे सपोर्ट किया है। और महंगाई का अनुमान भी घटाया है। हाँ, सिर्फ 2%, लेकिन हम ग्लोबल हेडविंड से पूरी तरह इम्यून नहीं हो सकते। ये एक तरह की रस्सी पर चलने जैसा है, जहां आपको घरेलू संतुलन भी बनाना है और बाहरी तूफानों से भी बचना है। और शायद यही विरोधाभास देश के अंदर की दूसरी खबरों में भी दिखाई देता है। जैसे क्रिकेट को ही ले लीजिए। IPL 2026 की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन पर 25 करोड़ से ज्यादा की बोली लगती है, जो एक रिकॉर्ड है। ये दिखाता है कि भारत में पैसा और बाजार कितना बड़ा है। बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी वक्त हम बांग्लादेश के साथ एक बड़े डिप्लोमेटिक रो में फंस जाते हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला। हाँ, उन्हें IPL से हटने का निर्देश दिया जाता है, और जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ICC से T20 वर्ल्ड कप के अपने मैच भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग कर देता है। तो मतलब खेल अब सिर्फ खेल नहीं रहा। नहीं, वो कूटनीति और राष्ट्रीय गौरव का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं, ये उसकी एक मिसाल है। समझ गया। तो एक तरफ आर्थिक ताकत बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियां भी हैं। जैसे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन के बाद
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का हिरासत में लिया जाना। हाँ, और वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी NSA के तहत। ये कोई मामूली कानून नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सरकार को ये अधिकार देता है कि वो किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रख सकती है। ये घटना और साथ ही उत्तर प्रदेश में सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो जाना। हाँ, ये दोनों मामले दिखाते हैं कि आर्थिक विकास की चमक के पीछे शासन, नागरिक स्वतंत्रता और सिस्टम की ईमानदारी जैसे गहरे मुद्दे भी हैं जिनसे देश जूझ रहा है। और अगर इन चुनौतियों को एड्रेस नहीं किया गया तो ये लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ की नींव को भी कमजोर कर सकती हैं। हाँ। तो अब तक हमने जियोपॉलिटिक्स की बिसात और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव को समझा, लेकिन एक तीसरा प्लेयर भी है जो इस पूरे खेल को बदल रहा है, और वो है टेक्नोलॉजी। हाँ। अंत में चलते हैं लास वेगस, जहां CES 2026 में भविष्य की झलक दिखाई दे रही है, और इस साल का सबसे बड़ा बज़वर्ड है फिजिकल AI। ये है क्या असल में? इसका मतलब है कि AI अब सिर्फ हमारे कंप्यूटर और फोन की स्क्रीन तक सीमित नहीं रहेगा, वो अब भौतिक दुनिया में उतर रहा है। हम ऐसे AI की बात कर रहे हैं जो रोबोट, गाड़ियों, ड्रोन और यहाँ तक कि हमारे पहने जाने वाले गैजेट्स में भी मौजूद होगा। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। बहुत बड़ा। AI अब सिर्फ जानकारी प्रोसेस नहीं करेगा बल्कि असली दुनिया में काम भी करेगा। इसका कोई उदाहरण है? सबसे बड़ा उदाहरण एनवीडिया के CEO की घोषणा है। उन्होंने कॉस्मोस नाम का एक AI मॉडल पेश किया जो सिर्फ भाषा नहीं समझता बल्कि वास्तविक दुनिया के लॉज ऑफ फिजिक्स यानी भौतिकी के नियमों को समझकर उनका अनुकरण कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हम ऐसे रोबोट बना सकते हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने के लिए हमें उन्हें असल दुनिया में तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उन्हें एक वर्चुअल दुनिया में ट्रेन कर सकते हैं जो बिल्कुल असली जैसी हो। वाह, ये तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की दुनिया में क्रांति ला सकता है। बिल्कुल। और एक और ट्रेंड जिसका जिक्र हो रहा है वो है बड़ी कंपनियों का जायंट लैंग्वेज मॉडल्स से हटकर स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स यानी SLMs की तरफ जाना। ये थोड़ा उल्टा नहीं लग रहा? सब तो बड़े और बेहतर AI की तरफ भाग रहे हैं। नहीं, ये असल में प्रैक्टिकलिटी की ओर एक बहुत जरूरी बदलाव है। कैसे? इससे ऐसे समझिए कि बड़े लैंग्वेज मॉडल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हर काम के लिए वो बेस्ट टूल नहीं है। अगर आपको सिर्फ एक कील ठोकनी हो तो आप पूरा टूल बॉक्स क्यों खरीदेंगे? आप एक हथौड़ा लेंगे। SLMs उसी हथौड़े की तरह हैं। ये छोटे, सस्ते और किसी एक खास काम के लिए फाइन ट्यून किए गए मॉडल हैं। अच्छा। एक कंपनी जिसे सिर्फ अपने कस्टमर सर्विस ईमेल्स का जवाब देना है, उसे पूरे यूनिवर्स का ज्ञान रखने वाले मॉडल की जरूरत नहीं है। एक छोटा, तेज और किफायती SLM उसका काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ये AI को और ज्यादा सुलभ बना गया है। हाँ, और प्रैक्टिकल भी। तो आज की इन सारी खबरों को जोड़ने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? हमने देखा कि कैसे दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश में लगी हैं, सैन्य और आर्थिक दोनों तरीकों से। हमने ये भी देखा कि इस खींचतान का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को इस माहौल में बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ रहा है। और इन सब के ऊपर टेक्नोलॉजी का एक साया है, या कहें कि एक रोशनी है जो हर चीज को बदल रही है। AI अब सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो भू राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर समीकरण को प्रभावित करेगी। तो आखिर में सवाल यही है, हाँ, आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने लायक है। इन तीनों बड़ी ताकतों जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमी और AI में से कौन सी एक चीज अगले 5 सालों में हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सबसे अप्रत्याशित, सबसे अनएक्सपेक्टेड प्रभाव डालेगी? क्या ये AI से चलने वाला एक रोबोट होगा जो हमारा काम छीन लेगा, या फिर एक वैश्विक व्यापार युद्ध होगा जिससे हमारे किचन का बजट बिगड़ जाएगा? इसका जवाब भविष्य में छिपा है। कोई पार्ट अच्छा लगा हो कमेंट में बता देना, और कौन सी बुक या कौन सा टॉपिक नेक्स्ट देखना चाहते हो वो भी लिख देना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।